डिलीजेंट स्टडी एसीके में आपका स्वागत है। हम लोग 12th स्टैंडर्ड का पार्ट 1 का चैप्टर 1 ब्रिक्स बोन्स एंड बीट्स कर रहे थे और इसमें मैंने चैप्टर 1 पे 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं और ये हमारी थर्ड वीडियो है। इसमें मैं सब टॉपिक 5, 6 और 7 जिसमें क्राफ्ट प्रोडक्शन जिसकी डिटेल्स मैं आपको अभी देने वाली हूँ, उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड बेसिकली कैसे हमारे रॉ मटेरियल्स या मटेरियल्स एक मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन पे जो हड़प्पन साइट्स हैं उनका कैसे क्या मतलब कितना कम्युनिकेशन था या क्या ट्रेड रिलेशंस थे बाकी एरियाज के साथ, वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सील्स, सीलिंग्स और वेट्स उस टाइम पे हमारे क्या यूज होते थे। तो पहले हम बात करेंगे क्राफ्ट प्रोडक्शन की। क्राफ्ट प्रोडक्शन में देखो, जैसे मैंने इस स्लाइड में दो टॉपिक्स लिए हैं, बैंगल्स एंड शेल आर्टिफैक्ट्स। शेल आर्टिफैक्ट्स क्या हुए? जो शेल की चीजें लोग बनाते थे उस टाइम पे। और बैंगल्स मतलब चूड़ियां किस तरह की बनती थी, कितनी कितनी तरह की चीजों की बनती थी, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। बीड्स भी इसमें है, वो हम इस स्लाइड के एक दो स्लाइड्स के बाद हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो पहले तो अब ये देखो, हमारी बुक में मेंशन्ड है एक साइट चान्हू दारो। ठीक है, ये मोहनजोदारो के थोड़ा साइड साउथ में है, पाकिस्तान में है। ये क्राफ्ट प्रोडक्शन की बहुत ही मानी हुई साइट है। क्यों, हमें कैसे पता चला कि चान्हू में क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था? या हमारे पास काफी सारे मतलब फायांस के ऑर्नामेंट्स, फायांस क्या है वो भी मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ। फायांस के ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, उसके मोती मिलते हैं, उसकी चूड़ियां, अलग अलग तरह की ज्वेलरी मिलती है। हमें कैसे पता चला कि मोहनजोदारो, हड़प्पा और चान्हू में मिलती है? कैसे मिलती है कि वहां पे जब ये काम हुआ होगा, कि जब चूड़ियां बनाई होंगी या शेल की चीजें बनाई होंगी, तो उसके जो रिमेन्स है, जब आप कोई काम करते हो तो उसका जैसे होता है ना कि जैसे पेंसिल छीली तो छिलका वहीं पे कुछ ना कुछ उसका छूट जाता है, तो पता चलता है अच्छा यहाँ किसी बच्चे ने पेंसिल छीली है, जैसे क्लास में हो जाता है। उसी तरह से समझ लो कि जैसे हम कोई चीज बनाते हैं तो उसको बनाते वक्त कुछ चीजें जो वहां पे छोटी मोटी रह जाती है, जो उसके रिमेन्स होते हैं, वो इतने सालों में दबे दबे हमें मिले होंगे, उनके रिमेन्स मिले होंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जब उसको स्टडी किया तो पता चला कि इन तीन एरियाज में, मोहनजोदारो, हड़प्पा और चान्हू में, जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है, ये तीन साइट्स, वहां पे ये सारे फायंस ऑर्नामेंट्स मिले हैं। और चान्हू तो एक छोटी सी सेटलमेंट जो बहुत ही ज्यादा, जहाँ क्राफ्ट की बहुत ही ज्यादा प्रोडक्शन होती थी। और फायंस क्या है, ये फायंस क्यों हम इसको बड़ा मतलब ये फायंस हमारे ऑर्नामेंट्स क्या है? फायंस बेसिकली ना एक ऐसी चीज है, एक ऐसा आप कह लीजिए मटेरियल है। अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना फायंस ऑर्नामेंट्स या फायंस, ठीक है, तो मोस्टली जो भी चीजें आएंगी, प्लेट्स या ज्वेलरी जो भी आएगी, वो ब्लू या ब्लू ग्रीन कलर की होंगी। ठीक है, हड़प्पन साइट्स की खासियत ये थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की खासियत ये थी कि फायंस की जो बीड्स मिलते हैं या ऑर्नामेंट्स मिलते हैं, वो सिर्फ ब्लू या ब्लू ग्रीन कलर के नहीं होते थे। कुछ ऐसी टेक्निक हड़प्पन ने अपनाई हुई थी, उनको ऐसी टेक्निक पता थी जिससे फायंस के वाइट कलर की ऑर्नामेंट्स भी मिलेंगे आपको, येलो कलर का भी मिल सकता है, रेड कलर का भी मिल सकता है। ठीक है, मोस्टली तो हम कहते हैं कि भाई कार्नीलियन जो है स्टोन वो है रेड कलर का, लेकिन नहीं, फायंस को भी उन्होंने कुछ ऐसे मेटल के साथ कंबाइन करके चीजें बनाई होती है। अब फायंस का मोस्टली हमें ब्लू ग्रीन या ब्लू कलर की चीजें क्यों मिलती हैं? क्योंकि उसमें कॉपर हमने डाला होता है, तो कॉपर की वजह से वो कलर रिफ्लेक्ट होता है। तो हड़प्पन्स की कुछ ऐसी टेक्निक एडवांस थी कि उन्होंने आयरन को मिला के रेड या रेड ब्राउन ब्राउन इस तरीके के डिफरेंट शेड्स के फायंस ऑर्नामेंट्स भी बनाए होते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी कुछ टेक्निक्स तो ऐसी थी जो आज तक आर्कियोलॉजिस्ट को समझ में नहीं आई है कि वो क्या टेक्निक थी एक्चुअली। ठीक है, अब ये चीज हमारी याद करने वाली कि यहाँ पे हमें फायंस के ऑर्नामेंट्स बहुत ही ज्यादा मतलब खास हड़प्पा की यही एक चीज जो है, ये काफी मतलब इस मामले में काफी फेमस रहा है। केनॉयर नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इसमें काफी काम किया है, बल्कि स्पेशल एक आर्टिकल फायंस के ऊपर बनाया हुआ है कि हड़प्पन्स की टेक्नोलॉजी बड़ी डिफरेंट थी फायंस ऑर्नामेंट्स में। ठीक है, उसके बाद आप देखो बैंगल्स। अच्छा, बैंगल्स जो है चूड़ियां बेसिकली शेल की, कॉपर की, ब्रॉन्ज की, गोल्ड की, सिल्वर की, टेराकोटा, स्टोनवेयर, फायंस की, इन सब की बनती है। लेकिन जब आप टेराकोटा फिगरीन देखते हो, जब टेराकोटा मतलब मैंने आपको बता चुकी हूँ शायद, ठीक है, एक मतलब रेड ब्राउन क्ले की बनी हुई जो मूर्तियां आप देखोगे, हमारी एनसीईआरटी में भी उसकी दे रखी है, पिक्चर दे रखी है। जब आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो जितनी भी फीमेल की टेराकोटा फिगरीन्स बनी हुई हैं, उनमें जो चूड़ियां हैं वो दोनों हाथों में। ठीक है,
दोनों हाथों में। लेकिन जब आपको बरियल्स मिलते हैं, जब वो बरी की हुई मिलती हैं औरतें, तो उनके लेफ्ट आर्म में शेल बैंगल मिलती है, बाकी दूसरे हाथ खाली होता है। लेकिन टेराकोटा फिगरीन्स में दोनों तरफ है। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा माना गया है, ऐसा हो सकता है कि जो शेल बैंगल्स होती हैं वो शायद रिमूव नहीं की जाती थी। ये देखो, ये शेल ऑर्नामेंट्स मैंने कुछ यहाँ पे आपके लिखे, ये शेल के ब्रेसलेट्स हैं, ठीक है, ये शेल के ब्रेसलेट्स हैं, और ये शेल के बाकी सारे आर्टिफैक्ट्स हैं छोटे मोटे जो हमारे रिकवर हुए हैं इसमें से, हमें मिले हैं इनके बरियल्स, बरियल्स तो नहीं, मतलब बेसिकली आर्टिफैक्ट जो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स में हमें मिले हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये मतलब ये पता चलता है कि बरियल के टाइम पे या तो शेल बैंगल्स वो रिमूव नहीं करते थे, और जो दूसरी बैंगल्स थी या तो वो तोड़ ताड़ दी या उसको रिमूव कर दिया। तो ये भी एक फैक्ट शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि स्क्रिप्ट तो हमें पता नहीं है, हम ज्यादा इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। ये ये है हमारा फायांस। फायांस के बीड्स हैं, देख लो आप, इसमें सिर्फ ब्लू या ब्लू ग्रीन कलर नहीं है, डिफरेंट शेड्स आपको मिल जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट मिनरल्स कंबाइन करके फायांस के इन्होंने बीड्स ऑर्नामेंट्स बनाए होते हैं। अच्छा, अब अगली साइट है, एक तो नागेश्वर, दूसरी है हमारी बालाकोट। बालाकोट है हमारी पाकिस्तान में, ठीक है, और नागेश्वर हमारी गुजरात में है। तो ये दोनों मैंने आपके लिए मार्क कर दी हैं, ठीक है। और बालाकोट, बालाकोट और नागेश्वर दोनों जो हैं बेसिकली, वो क्यों हमारे बुक में मेंशन्ड है, क्योंकि ये दो ऐसी साइट्स हैं जहां पे शेल की बड़े प्रोडक्शन होती थी। अब आप ये देखो कि दोनों की जो आप देखोगे ना, अगर लोकेशन देखो, कोस्ट के बड़े नजदीक है। तो कोस्ट के नजदीक होने का मतलब है कि शेल बड़ी आसानी से वहां पे एज अ रॉ मटेरियल मिल जाता है। तो शेल जो कि वहां पे लोकल आपको रॉ मटेरियल, जहां पे बात बेसिकली कहने की ये है कि जो जगह है जहां पे लोकल रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल ज्यादा अवेलेबल होगा उसकी बनी हुई चीजें ज्यादा आपको मिलेंगी। अब वो कोस्ट के पास है, उसको शेल आसानी से मिल जाता है, तो शेल के ऑब्जेक्ट्स बहुत सारी मिलेंगी, उसकी करछियां मिलेंगी, उसकी बने हुए चूड़ियां मिलेंगी, ऑर्नामेंट्स। अब इनले, इनले ऑर्नामेंट, इनले क्या होता है, ठीक है। अब बैंगल्स और लैडल्स हैं, इनले का मतलब क्या होता है, इनले का मतलब उसमें गड़ा हुआ। अब मैं आपको अगली स्लाइड में ये दिखाती हूँ, सिर्फ इनले का मीनिंग समझाने के लिए मैंने वो एक पिक्चर ली है। इनले बेसिकली ये होता है कि आपका कोई ऑर्नामेंट है, उसमें कुछ गड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मतलब आज की जैसे एक ना, ये चूड़ियां हैं जैसे, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में अभी देखते हो, ये अभी की चूड़ियां हैं जैसे। अब इसमें एम्बेडेड है, इसमें जो अलग अलग, कहीं किसी में मिरर है, कोई डिजाइन है, कोई मोती है, कुछ है, तो ये एम्बेडेड है, ठीक है। इनले मतलब उनमें गड़ा हुआ हो। इस तरीके की चूड़ियां और इस तरह के शेल ऑर्नामेंट्स भी हमें मिलते हैं। अगली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारी आती है इसमें, वो है बीड्स, मोती। अलग अलग तरीके के, अलग अलग मटेरियल के बीड्स बने हुए, कम से कम यहाँ 5 तरीके के आपको मैंने दिखा दिए कि बीड्स इस तरह के, ये एनसीईआरटी का ही मटेरियल है, उसके बाहर मैं बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। तो ये बीड्स हैं, देखो आप, स्टोन्स के बने हैं, मेटल के बने हैं, शेल फैंस, टेराकोटा फैंस के बीड्स तो मैंने आपको दिखा दिए, टेराकोटा और बर्ड क्ले के बने हुए हैं, ठीक है। स्टोन्स और मेटल्स के भी बने होते हैं। कौन से स्टोन्स है, कार्नीलियन। कार्नीलियन जब आप मोस्टली गूगल सर्च करोगे आपको रेड कलर का दिखेगा, ठीक है, लेकिन ये मतलब येलो कलर में भी आता है, कलर येलोइश कलर भी होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश भी कभी कभी होता है। जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टीएटाइट। स्टीएटाइट आपको मैंने बताया था, बहुत ही छोटा सा वो, आपकी बड़ी सॉफ्ट सी रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है बेसिकली, तो वो है, ठीक है। और उसके बाद मेटल्स, कौन कौन से मेटल्स, कॉपर, गोल्ड और ब्रॉन्ज। अब शेप्स क्या होती है बीड्स की, ये 6 तरह, ये 5 तरीके की शेप्स तो इन्होंने हमें बता ही रखी हैं। सेगमेंटेड, बैरल, स्फेरिकल, डिस्क, ठीक है, सिलेंड्रिकल। इस तरीके की शेप्स में मतलब डिफरेंट शेप्स के आपको बीड्स मिल जाएंगे। अच्छा, अब टेक्निक्स की बात आती है। अब आप ये देखो, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के कार्नीलियन बीड्स है, ठीक है, ये कार्नीलियन है सारे। अब ये जो स्पेशल चीज है इसकी, ये, ठीक है, इस पे बड़ी बात हुई कि व्हाइट कलर, हमें ऐसा लगता है व्हाइट कलर से ना ऊपर डिजाइन बना दिया, नहीं ऐसा नहीं है। ये अब केमिस्ट्री उस टाइम पे पता नहीं लोग उनको कितनी जानकारी थी कितनी नहीं थी, हम नहीं जानते, बट ये बेसिकली ना एल्कली इसके ऊपर अप्लाई की जाती है, मतलब कार्नीलियन बीट की। अब आपने एक शायद वो पढ़ा हो, हमारे जैसे बुक में लिखा है कि येलोइश रॉ मटेरियल, मतलब कार्नीलियन जो येलोइश कार्नीलियन होते हैं, उसको उसके ऊपर, मतलब जैसे उसके ऊपर जैसे एक डिजाइन अल्कली प्रोवाइड से एक डिजाइन बना दिया, ठीक है।
और उसके बाद उसको अलग अलग स्टेजेस पे, जैसे उसमें फायरिंग मतलब फायर में दिया गया, तो अलग अलग स्टेजेस पे जब ऐसे किया गया तो ये ऐसे लगता है जैसे ब्लीच हुए हुए हैं, या व्हाइट इंक से जो डिजाइन बना हुआ है और ये रेड कलर है। ये दोनों चीजें अलग अलग स्टेजेस पे जब आप उसको डिजाइन बनाते हुए बीड्स को आग में तपाते हो, तो तब ये रंग और ये डिजाइन उभर उभर के आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो व्हाइट कलर है ये एल्कली इन्होंने अप्लाई की होती है, और क्या रिएक्शंस है, क्या डिटेल्स है इसकी, वो तो केमिस्ट्री का पार्ट है, बट हमें ये जानना है कि भाई ये बेसिकली इसी तरीके से अलग अलग स्टेजेस पे जब फायर किया जाता है इस येलोइश रॉ मटेरियल को, ये बिल्कुल वही सेंटेंसेस मैंने लिए हैं जो हमारी एनसीईआरटी में है कि कार्निगियन बीड्स के लिए येलोइश रॉ मटेरियल यूज किया गया है, कि जब इनको ऐसे डिजाइन बना के अलग अलग टाइम पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, या जो भी उनका टाइम पीरियड होगा उतनी देर के लिए आग में तपाते हैं, तो ये इस तरीके के बनते हैं। ये बहुत ही, इस पे भी एक अलग ही मतलब डिफरेंट डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट ने आर्टिकल्स लिखे हुए हैं इस पर्टिकुलर चीज पे। हमें उनकी डिटेल्स में नहीं जाना, 12th स्टैंडर्ड के लेवल पे हमें इतनी डिटेल्स, इतनी भी हमारे लिए बहुत है जितनी आपको मैंने बता दी। ठीक है, बीड्स वर मोल्डेड आउट ऑफ पेस्ट, मतलब अब स्टेटाइट आपको पता है एक बड़ी सॉफ्ट सी रॉक है। ठीक है, और उसको आप आराम से मतलब पीस के उसका पेस्ट बना के अलग अलग मतलब शेप के बीड्स आप बना सकते हो। पर जो स्टेटाइट माइक्रो बीड्स हैं वो बहुत बहुत जो छोटे होते हैं, वो कैसे बनते हैं ये तो आर्कियोलॉजिस्ट को भी अभी नहीं पता चला है। ये उनके लिए भी एक पजल ही आप समझ लो है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी चीज आती है बीड्स बनाने का एक और तरीका। अब नोड्यूल्स वर चिप्ड इनटू रफ शेप्स। देखो ये सारे सेंटेंसेस मैंने लिए हैं एनसीईआरटी के, मुझे लगा कि शायद आपको ये नहीं आए हो, समझ में आया होगा कि बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं बुक में। तो मैंने ये टर्म्स ली हैं और मैं इनको समझाने की, आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। नोड्यूल्स बेसिकली हो जाता है एक समझो गांठ। ठीक है, नोड्यूल्स वर चिप्ड इनटू रफ स्पेसेस। अब ये जो मैंने एक पिक्चर ली है, ठीक है, इसको आप समझ लो ये नोड्यूल, नोड्यूल मतलब एक पर्टिकुलर गांठ सी, जैसे किसी उसमें नहीं होती किसी रॉक में समझ लो निकली हुई है। ठीक है, तो कौन सा मटेरियल का नोड्यूल है, मतलब चर्ट स्टोन, चर्ट नोड्यूल है या कौन कोई नोड्यूल है, उनको उन गांठों को पकड़ के, मतलब छोटे छोटे उनके हिस्सों को पकड़ के फाइनली फ्लेक्ड। फ्लेक का मतलब होता है जब आप किसी चीज को छीलते हो या कोई चीज तोड़ते हो तो उसके जो पतले पतले हिस्से बाहर निकलते हैं वो। ठीक है, बेसिक बात ये है कि नोड्यूल्स को जब आप एक शेप देने के लिए, मतलब बीट की शेप देने के लिए उसको थोड़ा सा छीलते हो, थोड़ी शेप देने की कोशिश करते हो, तो उससे बड़े फाइन तरीके से उनको फ्लेक्स उसके निकलते हैं। फिर उसके बाद ग्राइंडिंग, उनकी पिसाई भी करोगे, उनको पॉलिश भी करोगे, ड्रिल करोगे, उसमें मोती के अंदर वो छेद बनाओगे कि धागा निकले। तो ये सारी सारी जो चीजें हैं बेसिकली ये टेक्निक्स होती थी। और स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स, कि मोती के अंदर जो वो छेद बनाना है उसको ड्रिल करना है, वो स्पेशलाइज्ड ड्रिल्स हमें कौन कौन सी साइट्स में मिलते हैं? चान्हुदारो में, लोथर और धोलावीर तो गुजरात में है, चान्हुदारो कहाँ पे है अभी मैंने बताया आपको, पाकिस्तान में। ठीक है, मोहनजोदारो के साउथ में है, पाकिस्तान में है। और किस चीज के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है? ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। बहुत छोटी सी साइट है ये, लेकिन क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे हमने करना है ट्रेड। ट्रेड को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। बेसिकली ट्रेड ये जो टॉपिक है ये है हमारा 6th सब टॉपिक, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल। ठीक है, बेसिक बात ये है, स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल मतलब मटेरियल कहाँ कहाँ से लाते थे, क्या क्या करते थे। अरे भाई बेसिक बात ये है कि इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड है, कि भाई इनका आपस में जो हड़प्पन एरिया है या इंडिया के अंदर क्या ट्रेड था, कि भाई हड़प्पा का सामान उठ के दूसरे दूसरे एरियाज में जा रहा है, इंडिया के दूसरे हिस्सों में जा रहा है, और इंडिया के दूसरे हिस्सों से सामान या रॉ मटेरियल कह लो हड़प्पन साइट्स में आ रहा है। एक तो वो हो गया इंटरनल ट्रेड, और दूसरा होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पन साइट्स का दूसरे कंट्रीज के साथ, कह लो आप मेसोपोटामिया, आपने 11th में पढ़ा होगा, मेसोपोटामिया के साथ, या बहरेन आइलैंड, बहरेन आइलैंड का हमें यहाँ पे नाम डिफरेंट लूंगी मैं, या आप कह लो ओमान के साथ, क्या इनका मतलब ट्रेड रहा है, था तो कैसा था, कैसे पता चलता है हमें, ये सारे डिटेल्स है। अब इंटरनल ट्रेड का मतलब हो गया भाई, मैंने यहाँ एक साइड में लिख दिया, साइट्स के नाम लिख दिए विद इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब यहाँ हम कह रहे हैं इंडिया, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है। तो यहाँ पे ये जो है पूरी की पूरी मैंने साइट्स लिखी हैं, और इन साइट्स में से क्या क्या हमें मटेरियल मिलता है। नागेश्वर बालाकोट अभी आपने मैप में देखा, क्योंकि कोस्टल एरिया में है तो शेल की चीजें बहुत आसानी से वहां बनती थी, बड़े ज्यादा तादाद में बनती थी, बहुत ज्यादा बनती थी, और शेल ऑब्जेक्ट्स हमें यहाँ मिलते हैं। अगर कहीं और मान लो
साउथ इंडिया में किसी ने शेल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है, या मान लो मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में कोई एक जगह है, या राजस्थान में जैसे मान लो खेतरी रीजन है, वहां पे किसी को शेल ऑब्जेक्ट बनाना है, तो शेल वो उठा के पहले शेल का रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, नागेश्वर या बालाकोट जैसे एरिया से आएगा जो कि कोस्टल एरिया में है। कहने का मतलब ये है, तो एक ट्रेड रिलेशन बन गया अंदर ही अंदर। शौर्तुगाई अफगानिस्तान में है, लैपिस lazuli एक बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत सा ब्लू कलर का स्टोन है, ठीक है। खेतरी रीजन राजस्थान बहुत माना हुआ है कॉपर की कहते हैं, काफी तादाद में मिलता था। लोथल गुजरात में, लोथल में, बल्कि ये भी थोड़ा यहाँ पे जिक्र नहीं किया हुआ है, हमारे एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट अच्छा सा एक मतलब एक डॉकयार्ड यहाँ पे मिला हुआ है, पर ठीक है, हमें जो मेंशन है हम वही करते हैं। कार्नेलियन स्टोन, जो मैंने कहा मोस्टली आपको रेड दिखेगा, लेकिन हाँ येलोइश मटेरियल रॉ मटेरियल भी मिलता है ये, तभी हमारी बुक में मेंशन है कि येलोइश रॉ मटेरियल को डिफरेंट स्टेजेस पे उसको फायर किया गया। उसके बाद साउथ राजस्थान और नॉर्थ गुजरात से स्टेटाइट आपको मिलता है, स्टेटाइट जिससे मोस्टली हमारी सील्स बनती हैं। मैंने बिल्कुल ही फर्स्ट लेक्चर में आपको दिखाया था, एनसीईआरटी के फर्स्ट पेज पे एक सील बनी है, वो स्टेटाइट स्टील है, स्टेटाइट स्टोन से बनी हुई एक सील है हमारी। फिर साउथ इंडिया से क्या मिलता था, गोल्ड। तो ये जो चीजें हैं, ट्रेड बेसिकली इन चीजों पे जब कभी भी जरूरत पड़ती थी तो ट्रेड ये चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी, ठीक है। तो ये इंटरनल ट्रेड मतलब ये एरियाज जो हैं इनके पास ये एरिया चीजें होंगी। तो नागेश्वर और बालाकोट में अगर किसी को गोल्ड की ज्वेलरी पहनी है तो साउथ इंडिया से आएगी। खेतरी रीजन में किसी को लैपिस lazuli का से कोई काम करना है तो वो शौर्तुगाई से आएगी, या शौर्तुगाई वहां पे शौर्तुगाई में किसी ने कॉपर ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो वो खेतरी रीजन से जाएगा। तो बेसिक बात ये है। अच्छा, अब खेतरी रीजन बेसिकली क्या है, ये कोई हड़प्पन साइट नहीं है प्लीज, यहाँ इसे हम हड़प्पन साइट नहीं कहेंगे। हमारी ये खेतरी रीजन जो है बेसिकली ये है, आप यहाँ देखो, मैं मैप में दिखा रही हूँ आपको, जोधपुर गणेश्वर कल्चर यहाँ पे डेवलप है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन है वो सिविलाइजेशन है और उसके पैरेलल बाकी और कल्चर्स भी हैं। अब हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन को सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं और गणेश्वर जोधपुर कल्चर या आहार बनास कल्चर या बाकी एरियाज को आप कल्चर क्यों कह रहे हैं, क्या डिफरेंस है इन एरियाज में, या कायद कल्चर क्या है डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है राइटिंग का, ठीक है, डिसाइफर नहीं हुई, हमें पता नहीं है हड़प्पन स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन पहला डिफरेंस आता है किसी सिविलाइजेशन में और सिंपल किसी कल्चर में, वो है राइटिंग का। दूसरा, हड़प्पन साइट्स में लोग जो थे वो सिटीज में या टाउन्स में रहते थे, ठीक है, जो उनका वे ऑफ लिविंग था वो एक शहरी मतलब शहर में रहने वालों जैसा था। और जोधपुर गणेश्वर कल्चर या हाथ मनास या बाकी जो इस तरह के जहाँ पे कल्चर्स लिखे आएंगे, ठीक है, वो जो एरियाज थे वो विलेजेस में रहते थे, वहां पे कह सकते हो वहां पे शहरीकरण नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद क्या आता है कि इनके जो मतलब ऐसा लगता है कि इनका जो प्रॉपर प्लानिंग जिस तरीके से ये की हुई थी, जिस तरीके से मतलब लिटरेसी लेवल बेसिकली लगता है कि राइटिंग है, टाउन्स में रहते हैं, और मतलब बेसिकली कि ट्रेड रिलेशंस है इनके बाहर के एरियाज के, मतलब कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा इम्प्रूव्ड है। अब बेसिकली ओवरऑल द वे ऑफ लिविंग और लिटरेसी लेवल जो है उनका काफी आगे लगता था, जिसकी वजह से कहते थे कि हाँ ये सिविलाइजेशन की साइट, मतलब ये जो साइट्स हैं हमारी सारी, ये जो आप देख रहे हो ये एरिया, ये सारी की सारी हमारी सिविलाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसकी क्या खासियत है, मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। अब इसके बारे में भी हम थोड़ा फिर जान लेते हैं क्या है इसमें खास। इसमें नॉन हड़प्पन पॉटरी मिलती है, इसीलिए हमें पता है कि ये हड़प्पन साइट नहीं है। बहुत सारी कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिलती हैं। अच्छा, तीसरी चीज ये है कि कॉपर, मोस्टली ये था कि जो कॉपर का जो यूज है, ठीक है, कॉपर से एलॉय कैसे बनाना है ब्रॉन्ज का, वो हड़प्पन्स को पता था, इन लोगों को नहीं पता था। हमें ब्रॉन्ज के ऑब्जेक्ट्स कम मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, हड़प्पन साइट्स में मिलते हैं, बहुत ज्यादा मिलते हैं ऐसे नहीं है, मिलते हैं, इनको नॉलेज थी, ठीक है। लेकिन कॉपर से ब्रॉन्ज जो कि एलॉय है इसका, वो कैसे बनाते हैं इसकी नॉलेज बाकी कल्चर्स में ऐसा लगता है आर्कियोलॉजिकल रिमेन से, कि ऐसा लगता है कि सिर्फ हड़प्पन को थी, बाकी लोगों को नहीं थी, ठीक है। ये डिफरेंस है सिविलाइजेशन और बाकी कल्चर्स का। तो क्योंकि गणेश्वर जोधपुर कल्चर मेंशन था तो इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी दे दें, नथिंग मच।
अच्छा, दूसरा हम लोग कहते हैं कि भाई एक्सटर्नल ट्रेड। जब एक्सटर्नल ट्रेड की बात आती है तो मतलब होता है कंट्री के बाहर। अब पहले तो हम ये ओमान की लोकेशन देख लें। ये सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबियन पेनिनसुला है सारा का सारा, और ये ओमान, ठीक है, ओमान यहाँ पे है। और एक आप बहरीन आइलैंड को भी देखें, क्योंकि इसका भी नाम लिया जाएगा लेकिन इसकी टर्म थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। बहरीन और ओमान, इनके साथ ट्रेड रिलेशन होने के काफी सारे चांसेस हैं हड़प्पन के, ठीक है। अब हम पहले तो शुरू करते हैं ट्रेड एक्सटर्नल ओमान के साथ। भाई कैसे पता चलता है? क्यों स्क्रिप्ट तो डिसाइफर हमारी हुई नहीं, फिर हम कैसे, किस बेसिस पे कह सकते हैं कि हड़प्पन जो हैं उन्होंने, उनके जो ट्रेड रिलेशन थे कंट्री के बाहर भी थे? कि भाई पता चला सऊदी अरेबियन पेनिनसुला में कोई इलाका है ओमान करके, भाई वहां भी है। क्योंकि ओमानी कॉपर में मिलते हैं निकल के ट्रेसेस, ठीक है। और वही चीज हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स में भी कई जगह मिली है, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि ओमानी कॉपर पूरी हड़प्पन साइट्स में था, ठीक है। मोहनजोदारो वाले एरिया में हमें ज्यादा मिला है ये इसके ट्रेसेस, अब ठीक है। पर ओमानी कॉपर के ट्रेसेस हड़प्पन साइट में मिले हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स भी वहां पे मिले हैं, ओमान में मिले हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो ओमान में मिलती है, ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि कुछ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स भी ओमान में मिले हैं, तो जो खास चीज मिली है वो है एक ब्लैक वेसल। हड़प्पन जहाज जिसको ब्लैक क्ले से, एक थिक लेयर है ब्लैक क्ले की, वो काफी सारी ओमानी साइट्स में मिला है। तो हड़प्पा की चीज ओमान में, ओमान की चीज हड़प्पा में, इस हड़प्पन साइट में, हड़प्पा में नहीं सॉरी, हड़प्पन साइट में। मोस्टली ओमान के जो कॉपर है ये हमें मोस्टली मोहनजोदारो जैसे एरियाज में मिले हैं। तो हड़प्पन साइट्स की चीजें ओमान में, ओमान की चीजें हड़प्पन साइट्स में। इससे सीधा सीधा ये पता चलता है कि कोई एक्स्ट्रा इनका ट्रेड रिलेशन था, ठीक है। और क्योंकि आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे देखो, अच्छा, यहाँ पे ट्रेड करने के लिए इनको सी के थ्रू जाना पड़ता होगा, तो पॉसिबिलिटी है, जो सील मतलब हमारे सील में भी एक बोट बनी हुई है, तो पॉसिबिलिटी है कि इनको सी की नॉलेज थी, सी में ट्रैवल कैसे करना है उसकी नॉलेज थी। हो सकता है कंपास वगैरह ना हो सकता है उन लोगों ने मतलब अपनी बोट पे, ऐसा हो सकता है, ये आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि हो सकता है हड़प्पन जो है अपनी बोट में मतलब काफी सारे बर्ड्स रखते हों, कि उनको पता ना चले। कंपास तो उन जमाने में पता नहीं था नहीं था, उसका कोई पता तो हमें चला नहीं है। अगर कंपास नहीं था तो बर्ड्स रखने का मतलब क्या है कि भाई अगर वो भूल गए रास्ता कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, तो बर्ड को छोड़ दिया। बर्ड जो है वो हमेशा लैंड की तरफ जाएगी, तो जमीन किस तरफ है वो पता चल जाएगा। तो इस तरीके के काफी सारी इंटरप्रिटेशंस आई हुई हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि उनको सी के बारे में भी पता था, या सी के बारे में उनको सी में ट्रैवल करने की उनको नॉलेज थी। क्योंकि जब मेसोपोटामिया की हम बात करेंगे, मेसोपोटामिया के साथ जब आप बात करोगे एक्सटर्नल ट्रेड, तो उसमें मेसोपोटामिया की जो स्क्रिप्ट है, सुमेरियन स्क्रिप्ट है, वो तो डिसाइफर हो ही चुकी है। उसमें इन लोगों ने मेंशन किया है कि भाई ये मेलुहा, एक तो मेलुहा मतलब उन्होंने शायद हड़प्पा को कहा हुआ है, हड़प्पन एरिया को कहा हुआ है। तो उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि मेलुहा इज अ लैंड ऑफ सी फेयर्स, ठीक है। मेलुहा इन्होंने मोस्ट प्रोबेबली ऐसा माना जाता है कि हड़प्पन एरिया को कहा हुआ है। तो इस एक टर्म से, इस एक सेंटेंस से जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेंशन की हुई है, इससे लगता है कि जैसे उनको पता था, कि उनको अच्छे से पता था कि सी में ट्रैवल कैसे करते हैं, ठीक है। बोट्स वगैरह उनके पास थी, ठीक है। और ऊपर से लोथल में डॉकयार्ड भी हमें मिला हुआ है। तो काफी सारी चीजें इस तरफ इशारा भी करती हैं, ठीक है। बाकी तो काफी सारी हमें इंटरप्रिटेशंस पे और आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स पे ही करना पड़ा। तो अब अच्छा, ओमान हो गया हम। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारा, आप ये देखो, एक ये मैंने आपको कहा था, ये एक देखो साइड मैंने आपको पिछले मैप में बोला है, ये आइलैंड जो है बहरीन का, ये ध्यान रखिए। इसका टर्म बदल जाएगी क्योंकि इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा, दिलमन। और दूसरी है मगन, तीसरी है मेलुहा। क्वेश्चन मार्क सबके आगे लगा हुआ है। शायद मेलुहा हड़प्पन साइट्स को कहते थे, हड़प्पन एरियाज को कहते थे कि भाई कुछ सामान था जो हड़प्पन एरिया से आता था,
और वो आता था मेसोपोटामिया की तरफ से। ये देखो, ये मेसोपोटामिया का एरिया है। और ये हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स, अब हमें तो पता है ना कि फाइनेंस या हड़प्पन टेक्नोलॉजी हमें तो पता है ना। तो जो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स या उस एरिया में जो सामान बनता था, जिस तरह का सामान बनता था, उस तरह का सामान अगर मेसोपोटामिया में मिलता है तो सीधी सीधी बात है कि उनका आपस में कोई ट्रेड रिलेशन था। मेसोपोटामिया का सामान उड़ के हमें मिलता है हड़प्पन साइट्स में। छोटी सी बात है, सील्स ही ले लो, अगर आप सील्स की मैं डिस्कशन करूंगी जब आगे जाके, तो जो सील्स ही हैं वो हड़प्पन साइट्स की सील्स हमें मिलती है मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया की सील्स हमें मिलती है हड़प्पा में, तो इसका मतलब कोई ट्रेड रिलेशन था। ठीक है। उसके बाद मेसोपोटामिया में ये भी एक चीज है, एक दिलमन और मगन, इसकी प्लीज आप लोकेशन याद रखना, मैं अगली स्लाइड पे मूव कर रही हूँ। ठीक है, अब आप ये देखो, कॉपर इनका मगन से आता था। अब वो हो सकता है, ये मेसोपोटामियन टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ठीक है, इसीलिए हमें पता है कि कॉपर मगन से जो आता था उसमें निकल के ट्रेसेस थे। अब निकल के ट्रेसेस ओमानी कॉपर में है, तो क्या मेसोपोटामिया में ओमान को मगन कहते थे? हो सकता है कहते हो, क्योंकि जिस अगर आप आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स को टेक्स्ट के साथ मैच करो तो इसी तरह से यही एक समझ में आता है। उसके बाद हड़प्पन सील्स, वेट्स, डाइस और बीड्स जो हैं वो हमें मेसोपोटामिया में मिलते हैं, तो मैंने जैसे कहा। और मेसोपोटामियन टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, सुमेरियन टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, मेलुहा। ठीक है, इस कॉन्टैक्ट विद मेलुहा मे बी हड़प्पन रीजन प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेलुहा, कार्निलियन, गोल्ड, कॉपर, लेपिस lazuli, वेराइटीज ऑफ वुड। अब वुड की तो हमें देखो रिमेन्स मिल नहीं सकते। मैंने आपको अगर ध्यान हो, मोहनजोदारो की जब साइट बताई थी तो मैंने कहा था, ग्रेट बात के साथ मैंने वेयर हाउस की भी डिस्कशन की थी कि भाई प्लेटफॉर्म तो पता चल गया कि ब्रिक्स का बना है, पर रूफ प्रोबेबली वुड की थी, तो वुड इतने टाइम तक सरवाइव तो नहीं कर सकती। तो हमारे पास ये टेक्स्ट से ही इनके मतलब टेक्स्ट से ही हमें मेसोपोटामिया के पता चलता है कि वेराइटीज ऑफ वुड्स हैं। बाकी तो चलो आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के साथ हम मैच कर सकते हैं, बट वेराइटीज ऑफ वुड के बारे में हमें किससे पता चलेगा, टेक्स्ट से पता चलेगा। ठीक है, उसी टेक्स्ट में, मेसोपोटामिया की टेक्स्ट में ही, मेलुहा एज द लैंड ऑफ सीफेयरर्स, फिर कॉन्टैक्ट विद दिलमन, प्रोबेबली आइलैंड ऑफ बाहरे। ठीक है, ये चीजें हमें मेसोपोटामिया के टेक्स्ट से मिलती हैं, और ये आर्कियोलॉजिकल फाइंड से ही थोड़ा सा सपोर्ट मिलती है कि अच्छा ठीक है, बहरीन के प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरीके के थे, मेसोपोटामिया में मिले तो वो, या हाँ, इसमें हड़प्पन साइड से मिले, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि इनकी आपस में ट्रेड रिलेशंस। ठीक है, हमारा जो मैंने आज नेक्स्ट सब टॉपिक डिस्कस करना था, सेवेंथ सब टॉपिक है इसी चैप्टर का, सील, सीलिंग्स, वेट्स एंड स्क्रिप्ट। ठीक है, अब इसमें देखो जो सील्स होती हैं, सील्स क्या होती हैं बेसिकली, एक ना आप कह लो, सील्स क्यों खास हैं इसमें हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, कि खास क्यों है, इस पे बड़े आर्टिकल्स भी लिखे, हिस्टोरियंस ने बहुत कुछ लिखा, क्यों खास है? क्योंकि सील्स सिर्फ सील्स नहीं है, सील्स के ऊपर ना एक जैसे पिक्टोग्राफिक एक ना मैसेज भी, जैसे 5-6 पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। अब वो पिक्चर्स क्या है, सील्स क्या है, स्क्रिप्ट हमें नहीं पता। ठीक है, बिल्कुल नहीं पता। इंस्क्रिप्शन हमारी सबसे जो लंबी मिलती है 26 साइंस की है, तो ऐसा लगता है सील्स के थ्रू एक साइन के ऊपर एक साइन जैसे बना, साइंस बने हुए हैं, ऐसा लगता है कि वो कोई मैसेज कन्वे कर रहे हैं उन लोगों को जो शायद लिटरेट नहीं थे, या मतलब कोई मैसेज कन्वे करने के लिए एक जैसे सिंबल बने हुए हैं। सील्स कहाँ यूज होते थे, फॉर योर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। और सील्स सिर्फ ये नहीं होते थे कि भाई आपने एक ठप्पा लगाया, या आपने एक सील लगा दी, आपने एक मोहर लगा दी और ट्रेड रिलेशन हो रहे हैं, सिर्फ ये नहीं था। सील्स बेसिकली ऑर्नामेंट्स की तरह भी वेयर किए जाते थे। मान लो एक पर्टिकुलर आप कह लो कोई प्रीस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रीस्ट है, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, हमें पता नहीं है, क्योंकि प्रीस्ट किंग की भी हम डिस्कशन करेंगे। प्रीस्ट किंग तो टर्म है, लाइक बहुत मेसोपोटामिया में काफी आपने पढ़ा होगा शायद लास्ट ईयर, तो समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, क्या लो प्रीस्ट है या कोई किंग है, हम नहीं जानते, उसकी पर्टिकुलर एक सील हो, उसका ऑर्नामेंट हो, उसने किसी को मैसेज देना है कि ये जो लेटर है या ये जो कुछ भी मैसेज है वो मेरा है। एक जैसे मान लो एक वो करनी हो कि हाँ, अथॉरिटी बतानी हो कि हाँ ये मेरी है, तो सील वो जो वेयर करता है, जो उसका निशान सारे सबको पता है कि क्या है, इसके ऊपर डिजाइन क्या है, उसको आपने मान लो एक लेटर के ऊपर उस पे उस सील का निशान दे दिया। ठीक है, तो वो एक इंडिकेशन हो जाती है कि हाँ ये एक इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी का कोई मैसेज है, और ये सील लगी है, ये टूटी नहीं है, इसका मतलब ये सीधा, मतलब सीधा अथॉरिटी से आ रहा है। या आप ये समझ लो जैसे सी सीबीएसई में जब बोर्ड के पेपर्स होते हैं, तो एनवेलप में आपके एक बहुत बड़े से एनवेलप में क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, उसके पीछे सील लगी होती है, और सील्स जो होती है वो एग्जामिनेशन हॉल में टूटती है। अगर उससे पहले टूट गई तो वो
बात बड़ी हो जाती है, ठीक है, क्वेश्चन मतलब पता चल जाता है कि इसके साथ छेड़छाड़ हुई है। अगर वो सील बिल्कुल भी टच नहीं की हुई है, किसी ने कहीं टूटी नहीं है, बिल्कुल आपके सामने क्लास में ही खोली गई है, तो इसका मतलब वो उसके साथ वो क्वेश्चंस पेपर्स जो हैं वो मतलब उनके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है या किसी और ने नहीं क्वेश्चन पेपर निकाल के देखा है। तो इसी तरीके से जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड होता था या कोई मैसेजेस पहुंचाने होते थे, सील्स का इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पन सील्स के ऊपर एक लाइन ऑफ राइटिंग भी होती थी। तो हो सकता है, ये माना जाता है कि हो सकता है कि कोई मैसेज देना हो। रिटर्न प्रोबेबली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे अब हम लिखते हैं, हम जब लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं, कई बार हमारे पास जगह ना लिमिटेड होती है, तो जब लास्ट तक पहुंचते हैं जगह कम होती है, किसी फॉर्म में समझ लो या कहीं समझ लो, तो हम अपने लेटर्स को बहुत ज्यादा ना क्लोज क्लोज कर देते हैं, ठीक है। जैसे आपने अपना नाम ही फॉर्म में लिखना हो, आपके पास फॉर्म में लिमिटेड जगह है, तो शुरू तो आपने ठीक से किया, फिर लास्ट में लगा अच्छा सरनेम के लिए जगह कम पड़ जाएगी, तो थोड़ा आपने इकट्ठे इकट्ठे लेटर्स लिखे ना। तो उसी तरीके से जो ऐसा लगता है कि ये लोग राइट साइड में तो ठीक से स्पेसिंग ठीक दी हुई है लेटर्स की, पर लेफ्ट में जाके ना बड़े इकट्ठे इकट्ठे हो गए, सो शायद प्रोबेबली राइटिंग जो है वो राइट से लेफ्ट की तरह होती हो, ठीक है। वेट्स मेड अप ऑफ स्टोन, जैसे चर्ट है उसके स्टोन बनते थे, वेट्स बनते थे, उसकी जिनकी शेप क्यूबिकल होती थी। अच्छा, अब इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने वेट्स का मेजर दे रखा है हमारे एनसीईआरटी बुक में, कि वेट जो है पहले तो सिंपल डबलिंग होती है, बाइनरी 1 2, उसके बाद 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, वो 64 तक तो ऐसे ही चलता है, ठीक है। हमें इसकी डिटेल्स में नहीं जाना, लेकिन हम जस्ट बताने के लिए बता रही हूँ। उसके बाद मल्टीपल्स ऑफ 16 में आ जाते हैं, 320, 640, 1600, 3200, इस तरीके से, मतलब 1600 के बेसिकली मल्टीपल्स में आते हैं, जो कि 1 to 8,000 तक चलते हैं, ठीक है। जो लास्ट नंबर है ना 12 8,000, तो यहाँ तक चलते हैं, जो 16,000 इंटू 8 का मल्टीपल है। तो मतलब बेसिकली ये है कहने का कि ये जो आपकी जो एक जो सेंटेंस इसमें दिया हुआ है ना कि डिनोमिनेशन फॉलोड द, जो हाई डिनोमिनेशन है वो फॉलोड द डेसिमल सिस्टम एंड स्मॉलर वेट्स वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर रिंग ज्वेलरी एंड बीड्स, इसमें जो हायर डिनोमिनेशन है वो बेसिकली 16,000 का मल्टीपल है, ठीक है। जो लास्ट नंबर है 12,8,000, वो बेसिकली 16,000 इंटू 8 का मल्टीपल है, हमें इससे ज्यादा करना ही नहीं है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हो, मैंने ट्राई किया है कि सब क्लियर हो जाए। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप मुझे बताएं, आप लास्ट में मतलब कमेंट्स में लिखें। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी ये चैप्टर खत्म हो जाए, क्योंकि हमारा सब टॉपिक 8 9 10 और 11 ही बचा है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आर्कियोलॉजिस्ट हैं तीनों, अलेक्जेंडर, कनिंगम, जॉन मार्शल एंड व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर। तो वो डिस्कस करके होपफुली नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोई डाउट्स हो तो डेफिनेटली आप नीचे लिखें। आखिर तक बने रहने का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल मैं ये वीडियो यहीं खत्म करती हूँ। थैंक यू।